यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ रंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे इग्नू MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें सब्जेक्ट कोड है आपका MPA 13 सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट हम देख रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट पे राजनीतिक संदर्भ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन है, वो राजनीति के बदलते स्वरूप से कैसे प्रभावित होता है। तो हमने पिछले देखा था कि राजनीति में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो है कि राज्य का पीछे हटना या राज्य को पीछे हटाना। आप देखेंगे कि समाज किस तरह से बदल रहा है। वास्तविक रूप से शासन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। राजनीतियों की रूपरेखा तैयार करने और सरकारी कार्य निष्पादन में सरकार की हैसियत से कार्य करता है। भारत में राज्य व शासन की वर्तमान विधियां दो स्रोतों से चुनौतियों का सामना कर रही हैं। प्रथम, वैश्वीकरण की प्रक्रिया व उदारीकरण की ओर अग्रसर आर्थिक सुधार एवं अर्थव्यवस्था पर राज्य के अधिकारों की कमी, और दूसरा, नागरिक समाज के नए रूप का जन्म। देखिए, या इसमें पूरे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेमन आउट में चैप्टर में क्या है। राज्य को पीछे हटाना, यहाँ बात हो रही है कि राज्य दो तरह से पिस रहा है कि राज्य का काम होता है, जो भी सिस्टम चल रहा है वो राज्य ही चलाता है। तो आपको पता है 1991 में जो सिचुएशन हुई थी, जहाँ पर आर्थिक चुनौतियाँ सामने आ रही थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम LPG लाएंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हम लाएंगे। तो हमने वो किया जिससे कि हम निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उदारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे विश्व की सारी कंपनियाँ या आप अपने जो आर्थिक फ्रंटियर्स हैं उसे आप खोल देते हैं, तो जिससे कि राज्य की भूमिका सीमित हो जाती है। अब आपने निजीकरण कर दिया, तब भी जो राज्य हर चीज़ करता था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब क्या हो रहा है, इससे राज्य की भूमिका कम होने लगी। दूसरी तरफ है कि किस तरह से नागरिक समाज के नए रूप का जन्म हो रहा है कि अब एक तो आपने ये देख लिया कि आप ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ला रहे हो। दूसरी तरफ हमने देखा है कि एक जो नागरिक अधिकार की बात होती है, समाज को क्या चाहिए, जैसे कि PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लोगों को पीने के पानी या सैनिटाइजेशन, उसके बाद फिर स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स की चीज़ें भी चाहिए। तो दोनों तरफ से भी सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1980 के दशक के प्रारंभ में संसार में सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं को दो विभिन्न प्रकार के बदलाव देखे गए। एक तरफ आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य पर दबाव बनाया गया, दूसरी तरफ समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग के सशक्तिकरण, उनके हितों की सुरक्षा के लिए विस्तृत सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने की मांग लगातार उठ रही थी। ये सेम चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में राज्य की कमज़ोर स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विकल्पों का प्रयोग करना शामिल है। सरकार का सबसे बड़ा विकल्प वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में उन गतिविधियों के व्यक्तिगत क्षेत्रों में प्रवेश, वही प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें सरकार ने बैन कर दिया था कि नहीं, आप इसमें भाग नहीं ले सकते, लेकिन बाद में प्राइवेटाइजेशन के जरिए या लिबरलाइजेशन के जरिए सरकार ने उस चीज़ों को भी खोल दिया, वहाँ पर वो उसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब आप देखेंगे कि सरकारी सार्वजनिक उद्यमों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। शैक्षिक सेवानिवृत्त योजनाओं को लागू कर राष्ट्रीय नवीकरण, ये सारी चीज़ें आप देखिए, वो वही सारी चीज़ें हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे, अनुमानतः भारत में आने वाले समय में शासन, सरकारी, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक समाज, व्यक्तिगत क्षेत्रों और अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से क्रियान्वित होगा। अब हर कोई सोसाइटी में, अब आप एक एग्जाम्पल अभी आप सुन रहे होंगे कि प्राइवेट रेलवेज़ भी चल रही हैं, प्राइवेट ट्रेन्स भी चल रही हैं, जैसे तेजस वगैरह हो गया। तो अब ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल यही है कि अब जो सरकार चलेगी, सरकार ना सिर्फ सरकार ही चलाएगी, जो राज्य है वही चलाएगा, जबकि उसमें सिविल सोसाइटी, प्राइवेटाइजेशन, बाकी लोग भी मिलके सरकार चलाएंगे और लोगों के विकास के लिए, लोगों की चीज़ों के लिए अपना योगदान देंगे। तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अब सिर्फ सरकार का ही दायित्व तो नहीं रह गया है। सरकार की एक भूमिका रह जाएगी कि सरकार बस ये देखने का काम करेगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं विनियामक, आगे हम देखते हैं कि विनियामक राज्य की भूमिका। विनियामक राज्य, देखिए राज्य जो है, अगर हम इसमें देखेंगे, राज्य जो होता है आर्थिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है उत्पादक राज्य, दूसरा होता है विनियामक राज्य, तीसरा होता है फैसिलिटेटर राज्य और
कल्याणकारी राज्य। अब उत्पादन राज्य के अंतर्गत क्या होता है, व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन शामिल होते हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्टिंग में भारत पहले था उत्पादक राज्य कि वो सारी चीज़ें खुद करता था, कोई गवर्नमेंट कंपनी मतलब बाहर की कोई कंपनी नहीं थी, निजीकरण नहीं हुआ था, तो सरकार ही सारी एमएनसीज लगा के, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के सरकार ही सारा उत्पादन करती थी। उत्पादन राज्य व्यापारिक वस्तुओं सेवाओं का बाजार प्रतिस्पर्धा की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। पुलिस, न्याय, सड़कों पर सार्वजनिक कार्यों को फैसिलिटेटर राज्य में शामिल किया जाता है। फैसिलिटेट करना मतलब लोगों को सुविधाएं देना, उसे हम फैसिलिटेटर राज्य कहते हैं, जैसे कि पुलिस, सड़क परिवहन, एजुकेशन, शिक्षा वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य, ये सारी। कल्याणकारी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गुणवत्ता वाले वस्तुओं की विविधता को सुनिश्चित करते हैं। एक उत्पादक राज्य के रूप में राज्य की भूमिका को कम करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली एलपीजी के आने वजह से जो राज्य का उत्पादक राज्य का दर्जा था उसे कम कर दिया गया, वो कम हो गया है। उसी प्रकार नियामक रूप से राज्य का दूरसंचार, बंदरगाह व विद्युत क्षेत्रों में विस्तार हुआ है और औद्योगिक प्रमाण पत्रों को रद्द करना, व्यापार का उदारीकरण जैसे क्षेत्रों में राज्य का संकुचन हुआ है। समुचित संविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना की गई है तथा इसी देखो, अब विनियामक क्या है इसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि क्या बताने की कोशिश करिए। विनियामक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना, आपको बताना कि वो चीज़ कैसे चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी देख रेख करना। जैसे अब टेलीकॉम सेक्टर में सबसे पहले बीएसएनएल था, अब चूंकि कोई और सेक्टर नहीं था और चूँकि हम देखते हैं कि पहले टेलीकॉम सेक्टर में आप देखेंगे कि पहले बीएसएनएल ही था, चूँकि और कोई कंपनी थी नहीं, तो भारत को अपने संचार व्यवस्था को देखना था, तो उसने एक बीएसएनएल कंपनी खड़ी कर दी। ये उत्पादक राज्य का एक एग्जाम्पल है। फिर अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई जो कम पैसे में अच्छे डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब सरकार का काम ये हो गया है कि वो इन्हें विनियमित करे, वो ये देखे कि सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए उसने एक विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम ट्राई कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो बना दिया गया। इसी तरह से ना सिर्फ इसमें, बाकी और सारी चीज़ों में कि अब पब्लिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स ठीक से बन रही हैं या नहीं, उसके लिए रेरा वगैरह आ गया है। तो इस तरह से रेगुलेटिंग जो स्टेट है उसका रूप अदा कर रहा है। मतलब राज्य जो है वो एक रेगुलेटिंग स्टेट के रूप में आ गया है कि ये अब चीज़ों को नहीं बना रहा है। बहुत सारी और कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस इनका देखने का काम ये है स्टेट का कि वो सब सुचारू रूप से अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसी तरह से देखिए, विनियामक प्राधिकरणों का संविधान अराजनीतिक और राजनीतिक चक्रों का विरोध नहीं है। एक विनियामक रूप से राज्य की विस्तृत भूमिका अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व बनाकर अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत की गई है। भारत में कल्याणकारी राज्यों को सेवा प्रदान करता विनियामक और सेवाओं का संचालक माना जाता है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल्य सेवाएं कम गुणवत्ता वाली होती हैं और इनकी कीमतें भी कम होती हैं या कम अधिक हैं। अनेक विकसित देशों में सरकार की इन सुविधाओं व्यक्तिगत क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिससे उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सके और सार्वजनिक वित्त पर बोझ कम किया जा सके। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भारत जो है आज एक, देखिए यहाँ पे आज विनियामक संरचना का सावधानीपूर्ण विकास करने की ज़रूरत है, जिससे यह सभी निवेशकों के लिए समान स्तर का क्षेत्र उपलब्ध करा सके, कम कीमत पर उपभोक्ताओं को सही सेवाएं उपलब्ध करा सके तथा सभी के लिए अच्छे। वही चीज़ है कि एक अच्छे विनियामक की ज़रूरत है, एक ऐसे रेगुलेटिंग की ज़रूरत है कि जो सबके साथ सही भेदभाव, मतलब सही कोई भेदभाव ना होके सही एक समान व्यवहार कर सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। क्योंकि अब देखिए जैसे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं, तो एक रेगुलेशन होने की बहुत आवश्यकता है। तो इसी तरह से मेडिकल काउंसिल बना दिया गया है जो रेगुलेट करती है कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ताकि लोगों के साथ भेदभाव ना हो, सबको समान तरीके से सुविधाएं मिलती रहें। उसके बाद अभी इस क्लास में बस इतना ही। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नव प्रबंधनवाद से और नागरिक अधिनियम से क्या होगा, वो लास्ट होगा। फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है या आपको लगता है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ,
तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है तो आप वो देख सकते हैं। आप जो पहली बार देख रहे हैं, आप पिछले चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।